हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 13 और आज हम लोग पढ़ेंगे मीटर सेतु यानी मीटर ब्रिज के बारे में, जो कि एक ऐसा उपकरण होता है जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। और व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो देख लें, जिससे व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू करना है हमको। ठीक है, तो पहले हम लोग जहां परिभाषा लिखते हैं कि मीटर सेतु होता क्या है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसकी रचना, इसकी कार्य विधि और इसका जो रे डायग्राम होता है वो कैसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखना बहुत आसान है। ये एक ऐसा उपकरण है जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है और इसकी सहायता से किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा पहले लिख लें, उसके बाद हम इसका कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। तो लिख सकते हैं इसमें, यह एक व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात तार किसी चालक तार लिख दीजिए, अज्ञात तो है ये वो, किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। यानी यह एक व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। यानी ये कह सकते हैं कि एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से अगर कोई तार दे दिया जाए हमको, चालक तार, कहा जाए इसका प्रतिरोध बताओ क्या होगा, तो हम व्हीटस्टोन से जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें हम उसको लगाएंगे और उसका जो प्रोसेस है, क्रिया विधि, उसके आधार पर इसकी गणना करके हम प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो हम पूरा सिद्धांत हम बताएंगे, उसकी रचना पूरी बताएंगे, पर उसको ध्यान से आपको सुनना और देखना है। ठीक है, तो अब इसमें पहले तो इसका हम लोग डायग्राम पहले बना लेते हैं, रचना इसकी कैसी होती है। तो पहले चित्र इसका समझ लें, चित्र कैसे बना होता है, उसके बाद इसकी रचना भी हम लिखवा देंगे। तो पहले चित्र में देखिए, इसमें एक, अब इसे नाम से ही लग रहा है कि ये मीटर सेतु, यानी इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है। 1 मीटर लंबा तार होता है, तो ये मान लेते हैं कोई तार है A और C, ये 1 मीटर लंबा तार है और इस तार के दोनों सिरों पर तांबे की पत्तियां लगी होती हैं। इस प्रकार से तांबे पत्ती का आकार जो है वो लगभग L के आकार का होता है, ऐसे, और इधर भी एक L के आकार की एक पत्ती लगी होती है। यानी दोनों सिरों पर तांबे की पत्तियां लगाई जाती हैं इस प्रकार से, और इसके बीच में जो खाली जगह होती है दोनों पत्तियों के बीच में, इसमें एक और तीसरी पत्ती और लगाते हैं। इस प्रकार से लगाते हैं कि दोनों पत्तियों के बीच में थोड़ा थोड़ा
गैप हो जाए, यानी खाली जगह छूट जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसमें यहां पर एक पेंच लगा होता है। इस बीच वाली पत्ती में 3 पेंच लगे होते हैं। इसमें यहां पर एक पेंच लगा होता है, एक यहां पर पेंच लगा होता है। इस प्रकार से ऐसी ये पूरी व्यवस्था एक लकड़ी के तख्ते में फिट होती है। और इस तार के में एक मीटर पैमाना भी लगा होता है। यहां पर 1 मीटर पैमाना भी लगा होता है साथ में तार के, जो 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट होकर के 100 सेंटीमीटर की लेंथ का होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें ये जो खाली जगह जो दिख रही है यहां पर, इस खाली जगह में एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं। प्रतिरोध बॉक्स समझते हैं ना, ये ज्ञात प्रतिरोध होता है। इसमें कई प्रतिरोध लगे होते हैं, 2 ओम 4 ओम इस तरीके से, मतलब 1 ओम 2 ओम 5 ओम 10 ओम अलग अलग साइज के प्रतिरोध बॉक्स होते हैं। ये इसको हम लोग लिख सकते हैं आरबी, यानी रेजिस्टेंस बॉक्स है ये। ठीक है, इसको हम लोग आर से लिखते हैं। और यहाँ जो दूसरा जो रिक्त स्थान है उसकी जगह हम उस तार को लगाते हैं जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। यहां लगा दिया, इसको हम लोग एस नाम दे रहे हैं। ये हमारा है अज्ञात प्रतिरोध। ज्ञात प्रतिरोध मतलब है जिसका प्रतिरोध हमको मेजर करना है। और ये कौन सा प्रतिरोध है, इसको हम लोग ज्ञात प्रतिरोध कह सकते हैं। ज्ञात प्रतिरोध कह सकते हैं क्योंकि इससे निकाला गया जो भी प्रतिरोध होगा हमको पता होगा कि हमने कितने ओम का प्रतिरोध निकाला है। इसके बीच यहां जो बीच में जो पत्ती लगी होती है, यहां इसको हम पॉइंट देते हैं डी नाम। ठीक है, और इस डी को एक गैल्वेनोमीटर द्वारा धारामापी से एक जॉकी को जोड़ करके इस तार जो एसी जो तार हमने लगाया उस पर स्पर्श कराते हैं। ये पॉइंट जहां पर स्पर्श, ऐसी जगह स्पर्श कराया जाता है जहां पर विक्षेप का मान 0 हो। तो उस जगह का नाम जहां पर 0 विक्षेप आता है उसका नाम लिख लेते हैं डी। और जो ये सर्पी कुंजी, इसको हम लोग जॉकी कहते हैं, ये एक मेटल की एक रॉड होती है जिसके पीछे यहां पर तार लगा देते हैं ये वाला, और पीछे ये एक शार्प जगह होती है उसको हम यहां पर टच कराते हैं। उसके बाद इसको वर्किंग में लाने के लिए यहां पर एक बैटरी जोड़ते हैं। और धारा को कम ज्यादा करने के लिए यहां पर रियोस्टेट भी लगाया जा सकता है। तो एक रियोस्टेट लगा दिया। रियोस्टेट का सिंबल हम इस प्रकार से बनाते हैं, धारा नियंत्रक जिसको कहते हैं। और धारा बंद चालू करने के लिए यहाँ पर एक कुंजी लगा दी जाती है और इसका संबंध इस वाले पेन से कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये इसकी संरचना है। अब जरा फिर एक बार समझ लो, इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है जो किसका बना होता है, ये मिश्र धातु का तार होता है, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन। अब प्रश्न होता है कि मैग्नीन कॉन्स्टेंटन का ही यूज क्यों करते हैं। तो ये हमको पता है कि मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन जो मिश्र धातुएं होती हैं, और मिश्र धातुओं की विशेषता होती है कि इन पर ताप का प्रभाव लगभग नगण्य होता है, कि अगर हम धारा प्रवाहित करें तो तार अगर गर्म हो जाए तो उसके प्रतिरोध पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए हम मिश्र धातु का तार लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो मोटी मोटी जो पत्तियां लगाई जाती हैं तांबे की होती हैं। मोटी पत्तियां लगाने का कांसेप्ट ये है कि इनका खुद का प्रतिरोध लगभग 0 हो, जो पत्तियां लगी है। जानते हैं जिसकी मोटाई ज्यादा होती है, फार्मूला को पता है, R होता है ρl/A। अगर मोटा कोई अगर चालक तार है तो R का मान क्या होगा, कम होगा। तो ये जो तांबे पट्टियां मोटी लगाई जाती है जिससे इनका खुद का जो प्रतिरोध है पत्तियों का वो लगभग 0 हो, कम से कम हो। ठीक है, 0 तो नहीं हो सकता है किसी भी चालक तार का प्रतिरोध, लेकिन कम हम कर सकते हैं उसकी मोटाई को बढ़ा करके, तो कम से कम उसका प्रतिरोध हो। उसके बाद इसमें ये जो प्रतिरोध बॉक्स, ये जो रिक्त स्थान है उसकी जगह एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं, और उससे हम एक प्रतिरोध बॉक्स
प्रतिरोध बॉक्स से एक प्रतिरोध को निकालते हैं, सपोज मान लो 2 ओम का प्रतिरोध निकाल लिया, तो ये हमारा आर का काम करेगा। उसके बाद जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसको हम डी और सी के बीच लगा देते हैं, जो रिक्त स्थान दिखता है हमको, ठीक है। तो ये हमारा एस का काम करता है, जिसको हम लोग अज्ञात प्रतिरोध कहते हैं। अब हम जब सेल से धारा प्रवाहित करके इस जॉकी को, जिसको हम लोग सर्पी कुंजी बोल रहे हैं, इस सर्पी कुंजी को इस एसी तार में जगह जगह टच करा करके अविच्छेद की स्थिति ज्ञात करते हैं। क्योंकि व्हीटस्टोन सेल का सिद्धांत यही है, जब अविच्छेद की स्थिति होगी तभी संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है। तो व्हीटस्टोन सेल का सिद्धांत देखिए समझ लें, पहले होता क्या, एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं। इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं और 4 प्रतिरोधों को जोड़ करके एक चतुर्भुज बना लेते हैं ऐसे, और यहां पर लगा देते हैं एक गैल्वेनोमीटर जी, इसकी सुई है, और यहां से धारा प्रवाहित करते हैं। बिल्कुल एकदम सेम सिचुएशन उस पर भी है। जैसे ये पॉइंट हमने ए माना है, ये है हमारा बी, और ये है सी, और ये है डी, ठीक है। तो ये पी, क्यू, आर और एस ये हम लेते हैं। तो ये पी अपॉन क्यू कब होता है, देखिए सिद्धांत क्या कहता है कि यदि I इज इक्वल टू अगर 0 है, यानी जो इधर जो धारा जा रही है, जो सेल से धारा अगर प्रवाहित करते हैं I, तो अगर इधर जाने वाली जो धारा है IG, यानी जो इसमें गैल्वेनोमीटर में जा रही, अगर वो 0 है, यानी IG का मान अगर 0 है, तो P अपान Q बराबर R अपान S होता है। ये व्हीटस्टोन सेल का सिद्धांत कहता है। इसका उल्टा भी हम लोग जानते हैं कि यदि अगर अनुपात बराबर है, यानी यदि P अपान Q बराबर R अपान S है, तो IG का जो मान होता है, यानी गैल्वेनोमीटर धारा का मान होता है, वो 0 होता है। तो इस सिद्धांत को हम दोनों तरीके से यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो सिद्धांत हमारा देखिए यहाँ पर क्या है, ए पॉइंट हो गया, ये पूरा ये तार जो यहाँ से यहाँ तक पूरा लगा हुआ, ये पूरा ए वाला पॉइंट हो गया ए, ठीक है। ए से सी ये वाला हो गया, ए और सी के बीच हमने क्या लगा दी, बैटरी, ये बैटरी लगा दी गई, ठीक है ना। धारा कम ज्यादा करने के लिए रियोस्टेट लगाया, धारा को बंद चालू करने के लिए कुंजी लगा दी यहाँ पर। उसके बाद ये जो ए और सी, यहाँ पर हम लोग ए और एक पॉइंट इसमें ए और डी के बीच में, भाई डी पॉइंट, डी पूरी इस पत्ती को मानते हैं हम लोग, तो डी पॉइंट, डी और ए के बीच में जो खाली जगह है ए और डी के बीच में, उसमें प्रतिरोध लगा है आर, ये वाला प्रतिरोध बॉक्स लगा है, ठीक है। ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में देखिए ये जो प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ पर जो पी का काम करेगा वो यहां से यहां तक का प्रतिरोध है, इस चालक तार का प्रतिरोध, ठीक है। उसका मान हम लोग ज्ञात करेंगे कितना होता है चालक का प्रतिरोध। उसके बाद ये बी और सी के बीच में जो यहां से इधर वाली जो लंबाई है उसका प्रतिरोध होगा, वो क्यू का काम करेगा। और जो एस लगा हुआ है डी और सी के बीच में, डी और सी के बीच में जो लगा हुआ है एस, इसी का वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। वो ये देखिए अज्ञात प्रतिरोध का मान हम जो इसका मान ज्ञात कर रहे हैं उसको हम 2 रिक्त स्थानों में से किसी एक जगह लगा सकते हैं। अगर रिक्त स्थान, इस रिक्त स्थान में एस को लगाएंगे तो इधर हमको आरबी लगाना पड़ेगा, अगर आरबी इधर लगा रहे हैं तो एस इधर लगाना पड़ेगा। मतलब आपको इंटरचेंज कर सकते हैं कि इस एस को इधर लगा सकते हैं एस को, और इस आर को इधर लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि फिक्स स्थान है उधर ही तरफ हम एस लगाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद अब देखिए हमने यहाँ पर इस जॉकी को इसका स्पर्श कराया हमने इस तार पर, तो विक्षेप इसका इधर आया। गैल्वेनोमीटर तो आप लोगों ने देखा है विक्षेप इसका दोनों तरफ जाता है, सुई बीच में होती है, ठीक है। जीरो उसका जीरो बीच में होता है, सुई इधर भी जा सकती है इधर भी जा सकती है। तो मान लेते धारा नहीं प्रवाहित हो रही तो ऐसे है, अगर प्रवाहित करें और इस जॉकी को यहाँ टच कराए तो सुई इधर चली गई, इसका मतलब है कि अब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, अब जाके उठा करके यहाँ टच कराया तो इधर चली गई। तो इसका मतलब है कि इन दोनों स्थानों के बीच में एक ऐसी जगह मिलेगी जहां विक्षेप का मान 0 होगा। तो हमने प्रयास किया
और इसको शून्य विच्छेद वाला पॉइंट ढूंढ लिया। हम मान लेते हैं बी बिंदु पर शून्य विच्छेद प्राप्त कर लिया हमने। तो यहां इसकी लंबाई को हम लोग लिख देते हैं एल, यानी यहाँ शून्य मेजर करेंगे तो यहां से यहां तक की लंबाई क्या आ जाएगी, इसको पैमाने से हम लोग पढ़ लेंगे एल लंबाई। और जो इधर वह जो लंबाई होगी यानी बी और सी के बीच की, तो चूंकि 1 मीटर का लंबा तार, अगर मीटर ब्रिज की बात हो रही तो आप पक्का होगा कि ये 1 मीटर का तार होगा, तो 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। अब एल इधर है तो इधर कितना बचेगा, 100 माइनस एल, इधर से इतना भाग 100 माइनस एल। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से इधर की लंबाई को एल, इधर की लंबाई को 100 माइनस एल लिख लेते हैं। क्लियर हो रही है बात हमारी। उसके बाद ये तो इसकी रचना है, तो उसको कैसे हम लिखेंगे, इसकी भाषा भी हम लोगों को लिखनी है। ठीक है, तो भाषा हम लोग लिखते हैं पहले। तो इसकी रचना जो है हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसमें मिश्र धातुओं का नाम तो पता है हमको, नाइक्रोम, मैग्नीम, कॉन्स्टेंटन, कुछ भी ले सकते हैं। उसका 1 मीटर लंबा तार एसी होता है, जो लकड़ी के आधार पर मीटर पैमाने के सहारे कसा होता है। तार के सिरे ए व सी पर 2 एल के आकार की, यानी ये जो पत्तियां लगी इसको एल के आकार का कहा गया है। एल के आकार की तांबे की पत्तियां लगी होती हैं। इन पत्तियों के बीच दोनों ओर कुछ रिक्त स्थान छोड़कर एक तीसरी पत्ती, ये वाली जो लगी है, ये दोनों रिक्त स्थान छोड़ा गया है। तीसरी तांबे की पत्ती लगी होती है जिस पर 3 पेंच जो दिख रहे हैं 1 2 3, इस 3 पेंच लगे होते हैं। बीच वाले पेंच डी से, इस बीच वाला जो पेंच है उससे डी से एक धारा मापी जी को एक जॉकी से जोड़ देते हैं। तो इतनी इसकी रचना होती है। ठीक है, उसके बाद अब इसकी वर्किंग कैसे काम करता है, तो काम करने के लिए समझ लीजिए, उसके बाद इसकी भाषा भी हम लोग लिख लेंगे। वर्किंग के लिए क्या करते हैं हम लोग कि एक रिक्त स्थान पर एक प्रतिरोध बॉक्स को लगा देते हैं और दूसरे रिक्त स्थान पर जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसको लगा देते हैं। यहां पर हमने एस अज्ञात तार को लगाया है और यहां पर लगा दिया प्रतिरोध बॉक्स को। ठीक है, उसके बाद इस तार एसी में धारा प्रवाहित करने के लिए एक सेल लगा देते हैं। यहां पर ये सेल है और उस सेल का संबंध रियोस्टेट और कुंजी के द्वारा सी से करके हम इस तार में, या तार में कह सकते हैं, या इस पूरे उपकरण में धारा को प्रवाहित करते हैं। और इस जॉकी जो लगाई गई है, इस जॉकी को इस तार पर कहीं भी स्पर्श करा करके एक ऐसा पॉइंट प्राप्त करते हैं जहां पर धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, यानी इसमें जो धारा है वो कितनी होनी चाहिए, 0। ये शर्त है उसमें कि जो जहां पर स्पर्श कराने से धारा मापी में विक्षेप 0 होता है उसको कहा जाता है नल पॉइंट या अविक्षेप बिंदु कहते हैं उसको। तो ये यहाँ पर मान लो बी बिंदु पर हमें टच कराया तो यहाँ पर हमको एक अविक्षेप बिंदु प्राप्त हो गया, इसको हम लोग नल पॉइंट कहते हैं। तो नल पॉइंट से इस ए की दूरी जो होगी उसको हम लोग मान लेते हैं एल है। अब 1 मीटर लंबा तार है तो उस जो शेष भाग जो बचा उसकी लंबाई कितनी हो जाए, 100 माइनस एल। तो दोनों भागों की लंबाई निकालेंगे। ये कह सकते हैं कि जहां पर जॉकी को स्पर्श कराने से नल पॉइंट मिलता है वो बिंदु इस तार को 2 भागों में बांट देता है, ए बी और ए सी। तो ए बी और ए सी को बांटने के बाद होता क्या है, ये बन जाता है पूरा जो सिस्टम हमारा, ये व्हीटस्टोन शेप का संतुलित परिपथ बन जाता है। ठीक है, तो संतुलित परिपथ में देखिए ये इसमें क्या होता है, ये पी का काम करता है, यानी ये जो भुजा होती है ये पी, यानी पी का मतलब ए बी तार का प्रतिरोध, और बी से सी तक का जो प्रतिरोध होता है उसको मान लेते हैं क्यू। ये है आर, ये है एस। तो P अपान Q बराबर R अपान S, ये व्हीटस्टोन से सिद्धांत होता है। उसमें हम इस PQ की वैल्यू निकाल करके हम रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो S का मान निकल आएगा कितना होगा। अब हम पहले इसकी कार्यविधि लिख लेते हैं, उसके बाद इसका फार्मूला बनाएंगे। तो इसकी कार्यविधि हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जिस तार का प्रतिरोध S ज्ञात करना होता है उसे एक रिक्त स्थान C व D के बीच तथा एक प्रतिरोध बॉक्स, इसको लोग RB लिख रहे हैं सिंबल के रूप में, यानी इसको रेजिस्टेंस बॉक्स
को दूसरे रिक्त स्थान ए व डी में लगाकर सेल द्वारा धारा प्रवाहित करते हैं। सर्पी कुंजी बी को तार AC पर स्पर्श कराकर धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। शून्य विक्षेप की स्थिति या इसको संतुलन की स्थिति भी कहते हैं में तार AC दो भागों AB व AC में बंट जाता है और हम मान लेते हैं कि वो जो तार हमारे हैं AB और AC उनके प्रतिरोध P और Q हैं, जिनके प्रतिरोध क्रम से P और Q हैं। ये अनुमान लिया। देखिए यहाँ पर PQRS ये हम लोग हीट स्टोन के सिद्धांत में पढ़ चुके हैं। इनका अनुपात क्या होता है अविक्षेप की स्थिति में, तो लिख सकते हैं यहाँ पर हीट स्टोन के सिद्धांत से सिद्धांत क्या कहता है P/Q बराबर R/S। ये फार्मूला हमको पता है। ये कब होता है जब अविक्षेप की स्थिति हो तब, यानी सेल से कोई धारा न ली जा रही हो, ठीक है ना, या ली जा रही हो तो इसमें कोई विक्षेप ना आए गैल्वेनोमीटर में। सेल से धारा तो ली जाएगी लेकिन इस धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, ऐसी स्थिति को कहते हैं हम लोग शून्य विक्षेप की स्थिति। उस स्थिति में ये जो P/Q और R/S ये इक्वल होते हैं। अब जरा देखो ये वैल्यू लगा दो सब। तो पहले P और Q का मान निकालिए। P क्या है AB तार का प्रतिरोध है, तो AB तार का प्रतिरोध कैसे निकाला जाएगा, तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि जो तार AC लिया गया उसका अगर विशिष्ट प्रतिरोध हम लोग मान लेते हैं रो है, तो प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, तो लिख सकते हैं कि यदि तार AC के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो है, तो अगर ये मान लेते हैं तो तार AB का प्रतिरोध, इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं P, उसका मान कितना हो जाएगा। फार्मूला होता है ना R पढ़ चुके हैं, R होता है रो L/A। यही वाला फार्मूला यहाँ पर लगाना है। R की जगह यहाँ पर P हो जाएगा और रो पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। विशिष्ट प्रतिरोध परिभाषा आपको पता है ना, उसके बारे में पता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब होता है कि ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है ये चालक की आकार और उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता है। चाहे छोटा तार ले चाहे बड़ा तार ले उसका रो उतना ही रहेगा, तो हम इतने भाग का रो ले चाहे इतने भाग का रो ले उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो रो इक्वल टू L। अब यहां से यहां तक लंबाई क्या है L है, तो L/A उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, यानी एक समान मोटाई का तार लेते हैं, कहीं मोटा पतला नहीं होना चाहिए, ये उतना हो गया। और तार BC का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं Q से, और Q का मान भी लिख सकते हैं रो। अब देखिए यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो गई, पूरा 1 मीटर लंबा तार था, AB की लंबाई को L मान रखा है, तो BC की लंबाई कितनी हो जाएगी, BC की लंबाई हो जाएगी 100 माइनस L अपॉन A। ये P और Q के मान निकाल लीजिए। R यहां से एक प्रतिरोध बॉक्स से एक प्रतिरोध निकालते हैं पहले, जब हम ये अपने प्रयोग करेंगे, यानी अविक्षेप की स्थिति ज्ञात करने से पहले हम एक प्रतिरोध यहां से निकालते हैं प्रतिरोध बॉक्स से, वो हमारा ज्ञात प्रतिरोध होता है। तो R का मान पता चल जाएगा हमको, S का मान ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये जरा वैल्यू सब हम रखेंगे अपने इस हीट स्टोन सेल के सिद्धांत पर आधारित जो फार्मूला है उस पर हमको वैल्यू लगानी है, उसको नोट कर लें, उसके बाद फिर आगे किया जाए। तो ये वैल्यू P और Q की वैल्यू यहां रखो।
ये मान आ जाएगा 2L/A, ये P की वैल्यू Q की वैल्यू हो जाएगी 200 - L/A इज इक्वल टू R/S। यहां से रो से रो कट जाएगा, ए से कट जाएगा, बचेगा हमारे पास L/100 - L इज इक्वल टू R/S। या इसको S की वैल्यू निकालना तो S इक्वल टू कितना हो जाएगा R, और ये हो जाएगा 100 - L/L। इस फार्मूले की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का तार, अज्ञात जो तार का जो प्रतिरोध है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये फार्मूला बन जाता है। तो अगर ये एग्जाम में आता है कि मीटर ब्रिज या मीटर सेतु क्या है, इसकी रचना और कार्यविधि का वर्णन कीजिए, ये कई बार एग्जाम पूछा गया, तो आपको जो हमने लिखवाया इतना आपको लिखना पड़ेगा और ये चित्र भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल आते हैं मीटर बेस पर आधारित, तो न्यूमेरिकल करने के लिए बस थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। ये फार्मूला भले ना याद रखें न्यूमेरिकल लगाने के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि देखो ये जो फार्मूला बनाया हमने उसके ऊपर वाला स्टेप जरा देखो, यहां से यहां तक ये आंकिक प्रश्न करने के लिए है, वरना यहां से मीटर बेस की कहानी खत्म हो जाती है। आंकिक प्रश्न करने के लिए देखो यहां से हम एक जो जनरल जो तरीका है करने का वो हम निकाल रहे हैं। अगर यहां से देखो तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रतिरोध लिखा गया है ये R/S, यानी जो ये लगा हुआ है धारा मापी के दोनों ओर जो प्रतिरोध लगे हैं उनका अनुपात यानी R/S उस तार की लंबाइयों के अनुपात के बराबर होता है। ये आपको करना है, इतना अगर ध्यान रखेंगे कि ये अपान ये बराबर ये अपान ये करना है तो आंसर आसानी से निकल आएगा जो इसके आगे प्रश्न होंगे। तो इसका मतलब यहां पर यह है कि इसको अगर हम इस तरीके से लिखना चाहें तो कॉन्सेप्ट ये बन सकता है कि AB क्या है हमारा, AB तार की लंबाई, ये तो है ना, AB तार की लंबाई हो जाएगी अपान AC तार की लंबाई, AC तार की लंबाई ये हो जाएगा इक्वल टू L, तो यही है ना L, और 100 - L का मतलब AB तार की लंबाई और AC तार की नहीं, यहां पर BC तार की लंबाई, इधर की लंबाई इक्वल टू R। प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध, यानी ये कह सकते हैं कि प्रतिरोध बॉक्स या प्रतिरोध बॉक्स नहीं लगाया गया, ऐसे कोई बॉक्स लगा है उसका, ऐसे कोई तार लगा जिसका प्रतिरोध हमको पता है, तो वो हमारा हो जाएगा ज्ञात प्रतिरोध। ज्ञात या ज्ञात कोई भी चीज लिख सकते हैं, तो आप इस जनरली इसको लिखो R/S ही लिखो। तो ये लंबाई तो पता होगी हमको, तो इसमें हमको चार चीजें हो गई, देखो तीन चीजें हैं बल्कि चार नहीं है। तार की लंबाई है, अगर एक AB तार की लंबाई पता है तो BC तार की लंबाई तो हम लोग निकाल ही लेंगे 100 - L करके, और एक यहाँ पर जो प्रतिरोध लगा होगा वो R का काम करेगा, और यहाँ पर जो प्रतिरोध लगा होगा वो S का काम करेगा। तो इनमें से कोई वैल्यू निकलवाता है वो, या तो R निकलवाएगा या तो S निकलवाएगा, तो दोनों में से एक की वैल्यू दी होगी और तार की लंबाई भी दी होगी। कहां पर हमको नल पॉइंट मिलता है, नल पॉइंट कहां पर मिलता है वो L होता है, और शेष भाग की लंबाई 100 - L करके निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमको न्यूमेरिकल में याद रखना है कि R/S इज इक्वल टू P/Q। P का मतलब लंबाई उसकी L और Q का मतलब 100 - L। बस इतना ध्यान रखेंगे तो इसके न्यूमेरिकल सारे हो जाएंगे। तो आइए इसके न्यूमेरिकल भी कुछ करके हम लोग देखते हैं, उसके बाद हमारी क्लास फिर खत्म होगी, ठीक है। तो पहले इसके आंकिक प्रश्न कर लिए जाएं। तो क्वेश्चन है हमारा पहला, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें एक परिपथ बना हुआ है जिसमें कह रहा है कि x का मान ज्ञात करो, जबकि जो अविच्छेद की स्थिति है वो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त हो रही है। तो ये क्वेश्चन हमारा इतना है, देखिए, ठीक है। तो अब जरा ये देखो कि हमने कहा मीटर ब्रिज अगर बन रहा है ये, तो मीटर ब्रिज की अगर बात हो रही है तो मीटर ब्रिज में 1 मीटर लंबा तार होता है ये,
तो इधर की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 100 माइनस एल करेंगे तो 100 माइनस एल का मतलब 40 बचेगा ये। तो ये अगर ना भी अगर क्वेश्चन में दिया हो तो हम लोग 100 में से घटा करके निकाल लेंगे। यानी इसमें फार्मूला हमको जो लगाना है वो ये है कि एल का मान कितना हो जाएगा 60, ये तो एल का काम करता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा जो है 100 माइनस एल, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 100 माइनस 60 करके निकालेंगे तो आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। और ये यहाँ पर r का काम करेगा, तो r की वैल्यू है x और s की वैल्यू है 4। ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना। तो हमको फार्मूला नहीं सोचना है कि हमने जो मीटर ब्रिज में निकाला फार्मूला सोचने लगे कि s बराबर r और 100 माइनस एल अपॉन r, ये कुछ नहीं सोचना है। अगर अविच्छेद की स्थिति अगर है तो हमने बताया है कि इस गैल्वेनोमीटर के दोनों जो प्रतिरोध लगे हैं इनका अनुपात इन लंबाइयों के अनुपात के बराबर होता है। बस इतना केवल कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। यानी सिंपली आप लिख सकते हैं कि इस पे सिद्धांत किसका लगेगा, व्हीट स्टोन का। तो लिख दीजिए यहां पर व्हीट स्टोन के सिद्धांत से। सिद्धांत क्या कहता है, L अपान 100 माइनस एल, ये तो है ना इस लंबाई का इन दोनों लंबाइयों का अनुपात, यहां से यहां तक की लंबाई का अनुपात, यहां से यहां तक की लंबाई का अनुपात इतना हो गया, इज इक्वल टू r अपान 4, ये हो जाएगा। फार्मूले के साथ देखा है तो r अपान s कर सकते हैं। अब अगर वैल्यू लगा दो सारे, तो ये तो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, फिर आपको याद रखना है कि ये प्रतिरोध बटे ये प्रतिरोध बराबर ये लंबाई बटे ये लंबाई, बस इतना करना है। ये हर सवाल में ऐसे ही करेंगे जिसमें अविच्छेद की स्थिति प्राप्त हो रही है, अगर वो मीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो 100 इसकी वैल्यू लगा जरा इसमें एल की, तो 60 अपान 40 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू r का मान है x, हमको ज्ञात करना है, और s की वैल्यू है 4। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कट जाएगा इससे, x इक्वल टू हो जाएगा 4 से कैंसिल हो गया 6 ओम बचा। ये प्रकार से ये x की वैल्यू निकाल, ये आंसर हो गया इतना, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा कठिनाई से कुछ नहीं सोचना है, ना फार्मूला सोचना है, केवल आपको व्हीट स्टोन क्षेत्र का जो कॉन्सेप्ट लग रहा है मीटर ब्रिज में, केवल उतना आपको याद रखना है। इस भुजा पर लगा प्रतिरोध बटे इस भुजा पर लगा प्रतिरोध बटे इस तार की लंबाई बटे इस तार की लंबाई, ठीक है ना। हालांकि इस तार का प्रतिरोध होता है तो प्रतिरोध निकालने का हमने तरीका बताया कि विशिष्ट प्रतिरोध मान लें, मोटाई मान लें, वो पार्ट कट जाता है जब डेरिवेशन किया गया मीटर ब्रिज का, तो केवल लंबाइयां बचती हैं। तो लंबाइयों का अनुपात और प्रतिरोधों का अनुपात ये बराबर कर देंगे तो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमको ये दोनों प्रतिरोध पता होते हैं, कहता है कि लंबाई बताओ जहां पर हमको नल पॉइंट प्राप्त होता है, तो फिर हम लोग L की वैल्यू निकालेंगे, R और S पता होगा। तो इसमें 3 अननोन राशियां हैं L, R और S, इनमें से कोई 2 चीजें दी होती हैं और तीसरी चीज वो निकलवाता है, ठीक है। तो नोट कर लें इसको, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें परिपथ ऐसा बना हुआ है, इसमें 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं, एक अज्ञात प्रतिरोध R यहाँ पर लगा हुआ है, धारा मापी में अविच्छेद की स्थिति कह रहा है क्वेश्चन में 40 सेंटीमीटर दूर प्राप्त होती है। तो कह रहा है कि R का मान बताओ कितना होगा। तो इसको जरा करने का प्रयास करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, किया जाए, कर लिया ट्राई। चलिए देखो, अब देखो इसमें अभी हमने बताया कि अगर 40 है तो इधर वाला कितनी हो जाएगी 60, 100 माइनस एल करके निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो प्रतिरोध लगा हुआ है इस भुजा पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो यहां से वैल्यू जरा निकाल लो पहले, कितनी हो जाएगी। इस प्रतिरोध की वैल्यू अगर हम मान लेते हैं R डैश है, तो R डैश का मान क्या हो जाएगा 4 गुणित 12 बटे 4 धन 12, से दोगा समांतर क्रम में लगे हैं दोनों ये। तो R डैश का मान कितना हो गया 12 चौको 48
और 12 4 16, 16 3 48 यानी 3 ओम हो गया। ठीक है, तो इसका वाला इसको परिपथ हम इस प्रकार से बना सकते हैं। देखो इसका इस जगह हम केवल 1 ओम एक प्रतिरोध लगाएंगे जिसका मान है 3 ओम का, और ये हमको अज्ञात प्रतिरोध ये यहाँ पर लगा हुआ है जिसका मान ज्ञात करना है। बाकी सिचुएशन सब वही रहेगी। इसको परिपथ को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ये डिस्टेंस हमारी 40 और यहां तक और यहां से यहां तक हो जाएगी 60। अब देखो इसमें हमने क्या बताया था कि इस प्रतिरोध का मान बटे इस प्रतिरोध का मान बराबर इस लंबाई का मान बटे इस लंबाई का मान कर देना है, बस आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप कर सकते हैं, व्हीटस्टोन सेट का सिद्धांत लगाइए तो क्या मान आ जाएगा, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से 3/r इस प्रतिरोध का मान बटे इस प्रतिरोध का मान करना है बटे इस लंबाई यानी 40/60 दूसरी लंबाई कितनी होगी इस नल पॉइंट से, इससे कट जाएगा। R इक्वल टू आ जाएगा 36 का 18/4 यानी 9/2, या R इक्वल टू लिख सकते हैं 4.5। तो R की वैल्यू आ जाएगी 4.5। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, इस नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिए हुए तार का प्रतिरोध मीटर सेट से ज्ञात करने के लिए प्रतिरोध बॉक्स में 2 ओम का प्रतिरोध लेने पर शून्य विक्षेप स्थित 40 सेंटीमीटर पर मिलती है। तार का प्रतिरोध क्या है, एक क्वेश्चन तो ये है। फिर कह रहा है 60 सेंटीमीटर पर शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध बॉक्स से कितना प्रतिरोध लेना पड़ेगा। इसमें 2 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, तो इसको हम चित्र बना करके आपको बताते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें कह रहा है कि देखिए ये कह रहा है कि तार का प्रतिरोध निकालना। तार का प्रतिरोध कैसे निकालते हैं हम लोग, मीटर सेट की सहायता से। तो मीटर सेट की सहायता से निकाला गया है। तो उसमें देखो होती रचना कैसी है, 1 मीटर लंबा तार होता है ये, उसमें यहाँ पर प्रतिरोध बॉक्स लगा होता है। उसके बाद यहां से धारा मापी जोड़ देते हैं हम लोग, और उसके बाद यहाँ पर ये जॉकी टच कराते हैं, ये जॉकी लगी हुई यहाँ पर, और दूसरा अज्ञात प्रतिरोध यहाँ पर लगा देते हैं, और इस प्रकार से कनेक्ट कर देते हैं इससे। ये है R, जब कह रहा है R का मान जब 2 ओम है, R का मान जब 2 ओम निकाला जाता है तो विक्षेप कहां, अविक्षेप कहां पर प्राप्त होता है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां से यहां। तो कह रहा है कि इस तार का प्रतिरोध कितना होगा, ये हमको ज्ञात करना है। इसको हम लोग R तो यहां मान चुके हैं, इसको मान लेते हैं S। ये S बताना है कितना होगा। तो इधर की लंबाई कितनी हो जाएगी, 60, 100 माइनस L करेंगे तो 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो मीटर सेट की विशेषता है कि 1 मीटर लंबा तार होता है, एक तरफ की लंबाई अगर 40 है तो दूसरी तरफ की 60 हो जाएगी। तो अब बस बहुत सिंपल सा पार्ट हो गया इसका कि ये प्रतिरोध ज्ञात प्रतिरोध हो गया, तो R/S। अब तरीका क्या होता है, R/S बराबर 40/60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ऐसा। फार्मूला हमको पता है व्हीटस्टोन सेट के सिद्धांत से, इस प्रतिरोध का मान बटे इस प्रतिरोध का मान बराबर इस लंबाई का मान बटे इस लंबाई का मान कर देते हैं। तो यहां से वैल्यू लगा दो, 2/S = 40 बटे, बल्कि यहाँ चलो सुविधा अगर आपको लग रही है सुविधा तो यहाँ पर फार्मूला ही हम लोग लिखते होते हैं 100 माइनस L करके। तो यहाँ पर 40 और यहाँ पर 60 ना हो जाएगा। तो यहां से S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे कट जाएगा। S = हो गया, S है ये 5 नहीं है, तो ये हो जाएगा S की वैल्यू आ जाएगी 6 × 2/4।
तो 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12 यानी 3 आ गए। एस का मान हो गया 3 ओम। एक आंसर तो ये हो गया। जो तार लगाया गया था उसका प्रतिरोध कितना निकाल लिया हम लोगों ने, 3 ओम। फिर कह रहा है अगला पार्ट है कि अगर हम यही सब सिचुएशन है उसमें क्या करते हैं हम, अविच्छेद की स्थिति अगर 60 सेंटीमीटर प्राप्त करना चाहें तो यहां पर कितने ओम का प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन देखो इस तरीके से घुमा दिया कि अब प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद यहां पर जो प्रतिरोध लगा है उसका प्रतिरोध का मान हम लोग निकाल चुके, 3 ओम है, ये पहले वाले पार्ट में निकाल चुके। बाकी यहां पर जो अविच्छेद की स्थिति जो प्राप्त हो रही है वो प्राप्त होती है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये डिस्टेंस कह रहा है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, तो बताओ कि आर का मान कितना होगा। तो इसमें पुनः हम लोग ये लंबाई निकाल लेंगे, यहां पर कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। तो पुनः ये वाला सूत्र फिर लगा दो, तो इसमें हम पुनः फिर लगाएंगे, तो आर बटे एस इज इक्वल टू 100 एल माइनस, पुनः सूत्र ही लगाना है, बस वैल्यू चेंज हो गई। यहाँ पर आर की वैल्यू नहीं पता है, एस की वैल्यू ये पता हो गई है, आर बटे एस। एल ये हमको इसकी स्थिति बदल गई है 60 और ये हो गई है 40, हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल हो गए। आर इज इक्वल टू कितना हो गया, इधर आ जाओ जरा, आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 36 का 18 बटे 4, ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू आ जाता है 9 बटे 2 हो जाएगा, यानी 4.5, ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इसके दो आंसर निकालिए। पहले अज्ञात प्रतिरोध का मान कितना था, 3 ओम। फिर अब जब ज्ञात हो गया है तो कह रहा है कि अब कितना प्रतिरोध निकाला जाए प्रतिरोध भाग से कि अविच्छेद की 60 सेंटीमीटर प्राप्त हो, तो कितना निकालना पड़ेगा, 4.5 ओम का प्रतिरोध निकालेंगे तो अविच्छेद की स्थिति 60 सेंटीमीटर की दूरी पर आएगी। तो ये क्वेश्चन को नोट कर लें और आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।